नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है और ये कार्रवाई संभल, देवरिया और वाराणसी में देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है, अवैध कब्जा, उसको हटाने के लिए पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। संभल में कई मकानों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई चल रही है और वहां पर कुछ लोगों ने अपने मकान को खुद ध्वस्त कर लिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं ध्वस्त किया था उसके लिए बुलडोजर एक्शन चल रहा है। सरकारी जमीनों पर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण चल रहा है और अवैध अतिक्रमण की जानकारी के बाद जिस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर वहां पर उनके निर्माण को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है, ना सिर्फ उस निर्माण को ध्वस्त कर रहा है बल्कि उनके हौसलों को भी ध्वस्त करता हुआ ये बुलडोजर नजर आ रहा है। संभल से तस्वीरें आई हैं, देवरिया से तस्वीरें आई हैं, वाराणसी से तस्वीरें आई हैं, क्योंकि जो वाराणसी की दाल मंडी है उसको उस जो मार्ग है उसको चौड़ीकरण के लिए, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए जाएगा, 60 फुट के करीब ये रास्ता होगा। इसके लिए करीब 184 मकान और दुकान जो है उसको हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, वहां से मलबा हटाया जा रहा है। एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और अगर बात की जाए तो देवरिया की, तो देवरिया में जो मजार थी, जो 50 साल पुरानी मजार थी, वहां पर कोर्ट के फैसले के बाद उसको जमींदोज कर दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि 50 साल ये जो पुरानी मजार थी इसको ध्वस्त किया गया। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन लगातार अवैध जो भी अवैध अतिक्रमण किए गए, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो, तालाब पर हो या नाले पर हो, कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मजार की तस्वीर थी जो देवरिया में हुई और रविवार से इसकी कार्रवाई शुरू हुई। उसको तोड़ने के लिए 3 बुलडोजर लगे थे और उसको मजार को कहीं ना कहीं जमींदोज कर दिया इन्होंने। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन का डंडा कहीं भी चल सकता है। अगर आपने भी अवैध अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर कब्जा किया है और उस पर किसी भी तरीके का अवैध निर्माण किया है तो प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। संभल में तस्वीरें यही बताती हैं, देवरिया में भी यही बताती हैं और अन्य जगहों पर भी। राजधानी लखनऊ में पूरी की पूरी कॉलोनी को किस तरीके से जमींदोज कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। तो कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार और प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए अखंड, अगर बात करें रायबरेली की तो रायबरेली में 3 दिन से एक ही चर्चा है और हमने अपने और हर जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक ही चर्चा देखी गई और वो ये चर्चा ये थी, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का जिस तरीके धरना प्रदर्शन चल रहा था, 2 दिन तक ये धरना प्रदर्शन कार्रवाई की मांग करते हुए चला। उसके बाद 2 दिन पहले हमने देखा कि 3 कांस्टेबल और 1 चौकी इंचार्ज को इधर से उधर किया गया। बजरंग दल उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ और उसके बाद भी उन्होंने फिर अपने ऊपर संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो बैठते हैं लखनऊ या और जगह, उनसे बात करी तो ये धरना कल भी कंटिन्यू हुआ। और इस धरने में अखंड कंटिन्यू करने की मांग सिर्फ एक थी कि थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर की जाए। लेकिन जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट नहीं हुआ। क्योंकि चौकी इंचार्ज को उठा करके करहिया चौकी, जो प्रतापगढ़ रायबरेली की लास्ट चौकी है, उनको उठाकर वहां से लालगंज थाने अटैच कर दिया जाता है, दसवारा। इसके बाद जो कांस्टेबल थे सोहेल मोहम्मद और 2 कांस्टेबल और उनके खिलाफ उनको पुलिस लाइन भेज दिया गया। बजरंग दल और संगठन संतुष्ट नहीं हुआ। जिस कार्यकर्ता विनोद मौर्य के साथ मारपीट का आरोप था, वो ये संगठन ने तय कर लिया कि कल हम इस पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे
और कल इन्होंने बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी करी वहीं पर डिग्री कॉलेज चौराहे पर, और कोतवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। अब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे पूर्व विधायक, कैबिनेट मंत्री, ऊंचाहार से विधायक हैं अभी भी, ये भी शामिल होते हैं, और दोनों ही भाजपा के ठीक ठाक लीडर हैं और अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करते दिखते हैं। इसके बाद अखंड इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। तीसरे दिन एक ऐलान होता है कि अगर ये नहीं होगा तो चौथे दिन ये धरना बड़ा दिखेगा। उसके उपलक्ष्य में शासन प्रशासन और जो भी पुलिस में अपनी बात हुई हो, बात के बाद कल रात को एक लिस्ट आती है रायबरेली पुलिस के सोशल मीडिया पर, और वो पुलिस में कई कोतवालों का, लगभग आधा दर्जन कोतवालों के कार्य क्षेत्र में फेर बदल किया गया। पहला मैं आपको बता दूं, इसमें अनिल कुमार सिंह, थाना मिल एरिया जो सिटी सर्किल में है, ये इनका तबादला किया गया। थाना मिल एरिया से इनको सलोन अटैच किया गया, जहां के लिए विवाद चल रहा था, सलोन भेजा गया। वहां के थानेदार थाना शिवगढ़ बिंदबिने इंस्पेक्टर को शिवगढ़ से मिल एरिया भेजा गया। इसके बाद राजीव सिंह थाना बछरावा इंस्पेक्टर थे, इनको बछरावा से शिवगढ़ भेजा गया। फिर इसके बाद श्यामपाल थाना डलमऊ में थे, इनको जो है बछरावा भेजा गया। अब बात करते हैं थाना सलोन, जिसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लगातार तीसरे दिन भी अड़ा हुआ था। इनको उठा करके थाना सलोन से डलमऊ अटैच कर दिया, थाना दिया गया, थाना इंचार्ज ही है, इनको वहां भेजा गया। और जो कार्रवाई लालगंज चौकी इंचार्ज करहिया के खिलाफ हुई थी, उनको लालगंज अटैच किया गया था, उनको वापस से रायबरेली पुलिस ने निलंबित किया। तो एक बड़ी कार्रवाई रात को लगभग 10 बजे ये रायबरेली पुलिस की तरफ से की गई। और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से और तमाम सारे जो वहां पे पदाधिकारी थे, उनसे IBC 24 के और तमाम सारे मीडिया वालों की बात हुई है। हम चाहेंगे एक बार आप भी सुने कि वो बात क्या है और उन्होंने क्या कहा है इस धरना को लेकर के। जी, निकल जाएं, इस वजह से ये गैंग शास्त्रीय तरीके से चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। और रात को इनकाउंटर हुआ है। हमारे साथ रायबरेली के SP हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से बड़ा मामला सर निकल के आया, कहां से गैंग बिलोंग करती है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपकी पूरी टीम को, एक बड़ा खुलासा किया आप लोगों ने, क्या सर निकल के आया पूरा इसमें सर। देखिए, थाना जगतपुर में रात चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। और एक्चुअली इनपुट के पास वो बाइट थी, लेकिन ये दूसरा कुछ हो गया कि विस्तार में था क्या सर। देखिए एक्चुअली मामला क्या हुआ, इन्होंने पूरे संगठन ने रायबरेली पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और पूरे संगठन ने कहा कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी, उसको लेकर के जो कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट हैं। हमारी जो मांग थी कि हम थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो और उनको थाने से हटाया जाए, ये नहीं था कि निलंबित किया जाए या क्या किया जाए, तो रायबरेली SP ने उनको थाने से हटाया है और चौकी इंचार्ज को वहीं पे निलंबित किया है। ये तमाम सारी जो 3 दिन से चल रहा था, उस पर अब एक जाके पूर्ण विराम लगा है। और ये पूरी 3 दिन की जो है जो घटना रही, उसका ये पूरा खबर आपको बताएगा। जी अब बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से मंत्री की इन्वॉल्वमेंट हुई, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता थे, उनको भी आकर के धरने में किस तरीके से सहभागिता निभानी पड़ी, तो अपने आप में सवाल खड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से वो तमाम लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर कोई अपडेट होगा तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने हुए हैं। थोड़ी सी आदर्श, कौन सी बड़ी खबर? आज देखिए मामला एक सामने आया है जो क्या है
मेरा नाम सुमन है, मैं बिलाराम की रहने वाली हूँ। और एक सोशल मीडिया से फोन आता है मेरे पास, मैंने बहुत विरोध किया, मना किया, नहीं माना, मगर वो व्यक्ति मेरे से फोन करता रहा, धमकी देता रहा, मतलब मेरे से बात करो, मैंने बहुत मना किया, नहीं माना, तो मेरे घर आने जाने लगा। तो फिर आने जाने लगा, मेरे से सुसड़ करता रहा, 5 साल तक हो गए मेरे से यही मारता धमका करता, मेरे बच्चे को मारने की धमकी देता, मेरे को यही करता है। आप उसको मतलब जब वो फोन करता था तो आपके पति कहाँ थे? पति मेरे बाहर रहते थे, पति बात है। हाँ कमाने गए थे, वो बच्चे नहीं थे। तो वो घर कब कब आता था आपसे? घर हर महीने में वो आ जाता था, मैं ना माना करती थी, जब भी नहीं मानता था तब मेरे घर पर आ जाता था, एक दो दिन रुकता था और मुझे धमकी देता था, नहीं मेरे संग ऐसा करोगी तो तुझे मार देंगे। आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दी? मैंने थाने, बिलाराम थाने में दी थी, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। और आपका बच्चा भी शायद 2 साल का है? 2 साल का मेरा बच्चा है। और कई बार उसने मुझे दवाई खिलाई, उस बच्चे की गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसने दवाई खिलाई मुझे, मैं नहीं खाना चाहती थी, मैं जबरदस्ती उसने दवाई खिलाई मुझे ला के दी। दवाई किसने खिलाई आपको? विजय कुमार ने खिलाई दवाई। ये कौन है विजय कुमार? विजय कुमार, सोशल मीडिया से मेरी बात हुई थी, वही घरे हैं, पति तो मेरे बाहर रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये तो मामला सामने आया है। विजय कुमार को इसका करता था, वो उसके आता जाता था और पूरे मामले में क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कोई कार्रवाई की इस पूरे मामले पे अभी तक? कोई कार्रवाई हुई भी अब तक? नहीं कार्रवाई कोई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आदर्श, इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ के जो भी स्थानीय जो पुलिस कर्मचारी होंगे, जो भी इंचार्ज होंगे, उनसे बात कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में एक महिला, एक पीड़िता इस तरीके के आरोप लगा रही है और इस तरह की बातें कह रही है, तो इस पर अभी तक क्यों नहीं एक्शन हुआ, क्या कारण है इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। हमारे साथ ज्ञानेंद्र बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए पहले आपको हम एक अच्छी खबर प्रतापगढ़ पुलिस की बताते हैं, फिर उसके बाद दूसरी भी खबर पुलिस से रिलेटेड है। मैं आपको पहली अच्छी खबर ये बता देता हूं कि देखिए 2 दर्जन से अधिक जिन चोरों के ऊपर मुकदमे थे वो पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। एक है राजकुमार जिसके ऊपर 25 से अधिक मुकदमे हैं और उसके साथ पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। ये 3 लोग थे, राजकुमार और बता देना चाहेंगे अनुज सरोज और अजय पटेल, ये 3 लोग हैं। 2 मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एक के पैर में गोली लगी है। ये लोग एक चोरी की घटना को जो है अंजाम देने जा रहे थे। इन लोगों के ऊपर चोरी की घटना, लूट और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध इन लोगों के ऊपर दर्ज है। फिलहाल पुलिस की बड़ी सफलता है। फिलहाल बात करें तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ रही थी। तो आज से 3 साल पहले एक टीम बनाई गई थी, चोरी अनवरण की टीम बनाई गई थी। अब उसे स्पेशल टीम का भी नाम दे दिया गया है और साथ में वो चोरी की घटनाओं को लेकर के लगातार एक्टिव रहती थी। और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर बात करें तो प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरा पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की घटनाओं को अंजाम ये लोग दिया करते थे। और इनका ये 3 ही लोग नहीं है, सबसे बड़ा इन लोगों का सबसे बड़ा मुख्य बात करें तो ये लोग काफी बड़ी मात्रा में इनकी जो ये तो 3 पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी इसमें राजकुमार बताया जा रहा है। जो मेरी सीओ लालगंज और एडिशनल एसपी ब्रिजनंदन राय से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मुख्य आरोपी जो गैंग का सरगना है वो राजकुमार है और इसके ऊपर 25 ही मुकदमे नहीं है, 25 से अधिक इसके ऊपर मुकदमे हैं। और आसपास, क्योंकि देखिए अमेठी रायबरेली लालगंज से बहुत दूर नहीं पड़ता है, तो वहां पे भी उन जिलों में भी इनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज है। छानबीन की जा रही है। अजय और आपको बताते चले, अजय और अनुज इनके ऊपर भी जो है 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है। तो तीनों जो आरोपी हैं, तीनों आरोपियों के ऊपर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है। अब बात करते हैं दूसरी खबर को लेकर के। देखिए कल है बसंत पंचमी का स्नान, बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि पहला स्नान 3 तारीख को था, अब दूसरा स्नान जो है कल स्टार्ट होने जा रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रतापगढ़ की सीमा से बहुत दूर प्रयागराज नहीं पड़ता है। आज ऐसा क्या हो गया कि प्रयागराज के एडीसी ज्योति नारायण को प्रतापगढ़ आना पड़ा और भ्रमण करना पड़ा, हर एक इलाके को देखना और खास तौर पे वो उन रूटों को देख रहे हैं जो प्रयागराज के लिए कनेक्ट होते हैं और सीधे रोडों पे। अब कल मैंने एक चीज देखा था, मैं आपको अखंड बताता चलूं
कल प्रभारी मंत्री जयशंकर सिंह आए थे, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, और कल आए थे तो इनके लिए पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया था। सोचिए, एक मंत्री के लिए पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया था। जो श्रद्धालु आज आ रहे थे, जिनको स्नान करने आने जाना है माघ मेले के लिए, और जो कल्पवास कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग अपने कल्पवासी के पास जाना चाह रहे थे, तो तकरीबन 1.5 घंटे तक रोड को, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां मेरे आवास के ही बगल एक होटल है, वहां पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस और मेरा आवास चौक घंटाघर के पास पड़ता है, उस पूरे एरिया को ब्लॉक इन्होंने कर दिया था। सोचिए कितनी अव्यवस्थाएं फैल रही है। साथ में आप कंस्ट्रक्शन का भी काम करा रहे हैं, हर जगह खुदाई भी चल रही है। ठीक है, रोड बनना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यातायात पुलिस इस तरीके से लोगों को परेशान, कहीं भी डाइवर्ट नहीं कर रही है। प्रतापगढ़ पुलिस कहीं भी किसी चीजों को लेकर के डाइवर्ट नहीं करती है। सीधे तौर पे यातायात पुलिस एक रूट पे, चाहे वो नगर कोतवाली पुलिस हो, चाहे वो यातायात की पुलिस हो, एक ही रोड को ब्लॉक कर देती है, और श्रद्धालुओं को खास तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मंत्री इतने बड़े मतलब उनके पास पूरा का पूरा इतना प्रभाव है, मंत्री हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर इस पे जानकारी आपने इस पूरे मामले पर बातचीत की किसी अधिकारी से, उससे पूछा कि आखिरकार क्या मंत्री का प्रोटोकॉल इतना बड़ा है क्या कि आम जनमानस को रोक दिया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है क्या? वो भी एक समय के लिए होता है, एक लिमिट टाइम के लिए होता है। अगर मुख्यमंत्री भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि ब्लॉक ही कर दिया जाता रास्ता। अगर इस तरीके की जानकारी है कि पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया गया, तो क्यों किया गया? इसके पीछे वजह क्या बताइए? बिल्कुल, देखिए, मैंने सीधे तौर पे यातायात प्रभारी से बात की थी, और साफ तौर पे मैंने उनसे कहा था। उन्होंने ये कहा, एक तर्क उन्होंने दिया, देखिए एनएचआई का काम चल रहा है, और देखिए एक प्रोटोकॉल तो आता है, वो मंत्री है, और उनके लिए रास्ता तो हमारा फर्ज है खाली करवाना। मैंने ये भी पूछा कि जब मंत्री जी निकल रहे थे, मेरी भी गाड़ी उन्हीं के पीछे थी, और मैंने देखा कि 2 एम्बुलेंसें फंसी थी। एक जो है सीधे अयोध्या की ओर जाने के रास्ते पे थी, एक प्रयागराज की ओर जाने के रास्ते पे थी। हमने कहा, उनसे यही पूछा कि हो सकता है कि एम्बुलेंस में कोई मरीज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रयागराज के लिए जाना चाह रहा हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने एम्बुलेंस पे नजर नहीं पड़ी, और साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जहां से मंत्री जी घूम रहे थे, सामने ही एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं दिया गया। देखिए, आज प्रयागराज के एडीजी ज्योति नारायण जो है यहाँ पे पहुंची है, और हर एक रूट का निरीक्षण कर रहे हैं। रूट मैप तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन इस रूट मैप का कितना प्रतापगढ़ पुलिस जो है निर्वहन करती है, उसको धरातल पर उतारती है, या मैंने आपको कुंभ के दौरान भी दिखाया था, और माघ मेले के दौरान भी बता रहा हूँ कि प्रतापगढ़ पुलिस एक तरीके से सिर्फ छोटे से फॉर्मेट पे चल रही है। वो है उनका रेड रिबन, और पब्लिक को परेशान करना, श्रद्धालुओं को परेशान करना। प्रतापगढ़ पुलिस का यही रवैया रह चुका है। कहीं एक कोई अच्छा काम करता है, कहीं प्रतापगढ़ पुलिस की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ पुलिस चाहती एक आवेदन डीएम को दे सकते थे, एनएचआई का काम थोड़े दिनों के लिए बाधित किया जा सकता था, रोका जा सकता था, लेकिन काम उन्होंने नहीं रुकवाया, लगा कंटिन्यू काम शुरू करवाए हैं। और कल कह सकते हैं दूसरा महाकुंभ से ये चीजें देखते हुए चले आ रहे हैं, और प्रतापगढ़ के बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरीके का रवैया है वहां के प्रशासनिक अमले का। और साफ तौर पर माघ मेले में जहां पर इतनी बड़ी तादाद में फिर से श्रद्धालु जा रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, जो जरूरी काम थे उनको करना चाहिए था, पर उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होती है। बड़ी तादाद में लोग जाकर के श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे, बड़ी तादाद में, करोड़ों की संख्या इस तरीके की है, और वैसे में एक रास्ता प्रतापगढ़ से होकर के गुजरता है, तो वहां पर जो भी जरूरी चीजें थी उसको कम से कम पूरा कर लेना चाहिए था। और अगर उसकी वजह से कोई व्यवधान आता है, या किसी मंत्री के आने से पूरी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार प्रतापगढ़ की जनता जो परेशानियां झेलती है आम दिनों में भी, इस तरह से कुछ किसी के आने से बाधा झेलती है, किसी की काम की वजह से बाधा झेलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासनिक अमला जो प्रतापगढ़ का है उसको विशेष रूप से कार्य योजना इस तरीके की तैयार करनी चाहिए थी कि जिससे इस तरीके की समस्याओं को दूर किया जा सके समय से पहले। फिलहाल जो भी होता है, प्रतापगढ़ के कारनामे अपने आप में फेमस है, और आप ये लगातार दिखाते रहते हैं कि प्रतापगढ़ की पुलिस और प्रशासन किस तरीके काम करता है। फिलहाल अपडेट बनाए, आप नजर बनाए रखिएगा, और जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान इस तमाम जानकारी के लिए। संभल से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है बुलडोजर की, एक के बाद एक बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। संभल में भी कई जिलों में हो रही है, देवरिया में हुई, बनारस में, दाल मंडी में हो रही है, लेकिन संभल की जो बुलडोजर कार्रवाई है, कहीं ना कहीं लगातार ऐसा लग रहा है कि वो चलती चली जा रही है। जखंड, ये संभल के प्रशासनिक अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि
जहां पर भी अवैध कब्जा होगा और उसकी शिकायत हमें मिलती है तो मामला तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर जो विधिक कार्रवाई है वह की जाएगी। लेकिन अखंड एक बात और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जिस तरह से संभल प्रशासन अवैध जगहों को लेकर कार्रवाई कर रहा है, वो अवैध जगह पर ही नहीं, चाहे वो क्राइम को लेकर हो या फिर साइबर क्राइम को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अपराध होता है तो संभल प्रशासन की उस पर पैनी निगाह है और उस पर जो प्रशासनिक अमला है वो एकदम एक तरफा कार्रवाई करता है जो निगाह में चढ़ता है, जिसको लेकर अखंड कल एक जो बीमा पॉलिसी को लेकर फ्रॉड करते थे उनका एक पूरा गिरोह था और इस तरह के मामले संभल में बहुत आए हैं। एडिशनल एसपी हैं अनुकृति शर्मा, उन्होंने इस तरह के काफी खुलासे किए हैं। अब तक एडिशनल एसपी ने बताया कि 68 मामले ऐसे हैं जो जो बीमा पॉलिसी को लेकर जिनमें खुलासे किए हैं। वो एक गिरोह बनाते थे और उस गिरोह के चलते वो जो मरणासन व्यक्ति होते थे उनका बीमा करते थे और उसके बिना पर जो राशि थी वो वसूलते थे, जिसको लेकर जितने भी इस तरह के बीमा फ्रॉड थे उनकी संपत्ति जो बीमा फ्रॉड करके उन्होंने कमाई थी, कल उनकी कुर्की करी गई और ढोल नगाड़े बजाकर उन पर पोस्टर चस्पा किए गए। खंड अनिल, बड़ी हैरत की बात है, तमाम जगहों पर इस तरीके की चीजें आती हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग हो, किस तरीके से लोग डमी कार्ड बनवा लेते थे, दूसरे को जोड़ देते थे, मोबाइल नंबर में छेड़छाड़ करके। एसटीएफ ने उसका खुलासा किया। अभी इस तरीके से बीमा राशि को हड़पने के लिए इस तरीके से जालसाजी चल रही है और लगातार ऐसे कई मामले आ रहे हैं। अभी गाड़ी से एक डमी डेड बॉडी के रूप में देखा गया था, किस तरीके से वो जलाने के लिए जा रहे थे, वहां के लोगों ने देखा कि उनको लगा कि ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई पुतला है। फिर उन पुलिस को जानकारी देते हैं, फिर उसको वहां पर रोका जाता है, उसको पकड़ा जाता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है। इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बीमा राशि को हड़पने के लिए इस तरीके से जो ये जालसाज है, जो ठग है, वो लगातार इस तरीके के जो भी हथकंडे उसको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के गिरोह के सदस्यों को पकड़ पा रही है अनिल, या फिर पुलिस ने इसके सरगना को भी गिरफ्तार किया? क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। कई सदस्य तो जरूर पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन जिसका जो सरगना है, जो इसका पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जो इसके पीछे की पूरी जो जालसाजी की घटना को अंजाम देता है, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है, हत्थे चढ़ा है, या फिर केवल और केवल जो इस तरीके के सदस्य जो आमतौर पर जो काम कर रहे हैं वो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं? जगन अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो गिरोह चल रहे हैं वो एक नहीं, काफी सारे गिरोह हैं और वो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अपना शिकार बनाते हैं, जिसके चलते कई गिरोह ऐसे हैं जिनके सरगना हत्थे चढ़े हैं, लेकिन कई गिरोह ऐसे हैं जिनके सरगना अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन उस पर पैनी नजर बनाए रखा है। जी अगन, क्या भोले भाले लोगों को ये बनाते हैं निशाना, लेकिन सवाल ये कि आपने बोला मरणासन स्थिति में जो लोग होते हैं, तो क्या ऐसी भी जानकारी पुलिस ने दी है कि घर वालों के, परिवार वालों के भी कुछ लोग इस पूरे गिरोह में शामिल हैं, वो भी इस तरीके की जानकारी उन लोगों को देते हैं और मिलजुल के पैसा आपस में बांटते हैं? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बिना किसी व्यक्ति के इस तरीके से पूरी दुनिया की पॉलिसी खुद ही खा ली जाए। जी अखंड, जो मरणासन स्थिति में होते हैं उनके परिवारजनों को ये पूरी जानकारी देते ही नहीं है, उनको पूरी जानकारी से वंचित रखा जाता है और कहा जाता है कि बीमे के जो हम इनका बीमा कराएंगे उसमें इनको इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन वहीं एक्शन दूसरा होता है, वो फर्जी अकाउंट लगाते हैं और जब पेमेंट आता है बीमा पॉलिसी का डेथ होने के बाद में, वह जो रकम होती थी वह अपने खाते में डलवा लेते और परिवार को नामचार के तौर पर थोड़े बहुत ही रुपए दिए जाते थे। अखंड देखिए, इस तरीके की जिस तरीके की अगली खबर बता रही है, ये खबर आमतौर पर अब लगातार एक के बाद एक कई जिलों में दिखाई दे रही है, पूरे देश में दिखाई दे रही है कि बीमा की रकम हड़पने के लिए जो जालसाज है, जो ठग है, वो नया तरीके एक एक करके अलग अलग तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इस तरीके से जो न सिर्फ बीमा कंपनियों के जो एजेंट्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरीके की बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, बल्कि इसके सरगना भी कई जगह पर बैठे हुए हैं। तो जो भोले भाले लोग हैं, जो लोग नहीं समझ पाते, उनको भी समझने की जरूरत है और पुलिस को भी ऐसे जो गिरोह, जो नेटवर्क है, जो इस तरीके के स्कैम कर रहे हैं, उनकी भी पड़ताल करनी चाहिए, उनका पता लगाना चाहिए और ऐसे जितने भी संगठित गिरोह या जिस तरीके से जो नेक्सस बने हुए हैं, इनको तोड़ने का काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक भी करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई नया मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामलों की भरमार सी है, एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके की जालसाजी है, जो ठगी है, उसको कहीं ना कहीं उजागर कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है अयोध्या से आज? अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए।
बिल्कुल अखंड, आपने देखा होगा कि कल लखनऊ से निकले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे थे। जोर शोर से लगभग 14 से 15 जिलों के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो जगह जगह पर स्वागत करते हुए नजर आए। लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत हुआ। उसके साथ साथ जो देखने वाली बात थी वो ये था कि जो बीजेपी जो सपा के बागी विधायक है अभय सिंह, उन्होंने कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन के साथ उनका स्वागत करते नजर आए। ये वीडियो चर्चा का विषय इस वजह से रहा है क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो है अपराधी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से इधर से 4 जेसीबी, उधर से 4 जेसीबी, उस पर से बीच में पंकज चौधरी का काफिला और बीच में दोनों तरफ से पुष्प वर्षा करते हुए जो है विधायक, जो बागी विधायक है सपा से, वो इस समय बीजेपी का दामन था। उन्होंने साफ तौर पर कल आईबीसी से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि मैं पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ हूं, यानी जो राम के साथ है मैं उनके साथ हूं। इस तरीके के बयानबाजी वो करते हुए आज कल वो नजर आए हैं। और साथ ही साथ दूसरी खबर उसी से जुड़ी हुई मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीते दिनों नगर निगम प्रशासन यानी कि नगर आयुक्त ने एक नोटिस निकाली थी कि राम पथ पर कोई भी अपने नाम का या किसी भी प्रकार की होर्डिंग अगर लगाता है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मैं आपको बता दूं, पंकज चौधरी के आने के बीते एक दिन पहले लगातार रामनगरी और यानी कि अगर बात करूं लखनऊ से और अयोध्या तक पूरा होर्डिंग और बैनर से पटी पड़ी थी। राम पथ पर भी लगभग हर जगह ऐसा था कि दुकानें नहीं दिखाई दे रही थी, इतनी होर्डिंग, इतने बैनर नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा लगाए गए थे। क्या उसको लेकर नगर निगम प्रशासन अब कार्यवाही नहीं करेगा? इसको लेकर मेरी नगर आयुक्त से बात हुई। नगर आयुक्त का साफ तौर पर मैं छुट्टी पर हूं, मुझे पता नहीं है। इतना बड़ा नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है नहीं, आपको बिल्कुल इतना बड़ा सही और बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। जिस तरीके का आपने सवाल किया अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, क्या नियम कायदे कानून के किसी एक लोगों के लिए होते हैं क्या? क्या किसी और किसी पर उसको लागू नहीं होता क्या? अगर आपने कोई नियम बनाया तो वो नियम तो सबके लिए है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो नियम केवल किसी विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष लोगों के लिए है या आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए उस नियम का कोई मायने मतलब नहीं है। तो आखिरकार अगर कोई नियम बन रहा है तो उसका खास और आम से क्या मतलब है? वो तो सभी के ऊपर एक प्रभाव से एक साथ लागू होना चाहिए। इसमें कोई खास हो या आम हो, उसके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, कोई भी हो। तो आखिरकार ये नियम बनाया क्यों गया जब इसका कोई मतलब ही नहीं है? उसको आप लागू ही नहीं करा सकते। क्या मतलब ऐसे नियम का? और आप छुट्टी पर हैं, उन्होंने आपकी छुट्टी होगी, नहीं छुट्टी पर हैं। देखिए, कहने वाली बात यह है कि वो छुट्टी पर है, लेकिन उसका उनका चार्ज तो कोई ना कोई तो लिया होगा ना। बिल्कुल 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 नोटिस सही बात। नोटिस निकाल, चलिए ठीक है, चार्ज नहीं लिया गया, वो आप ड्यूटी पर आ चुके हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं तो आखिरकार अगर आपने नियम बनाए हैं तो उस नियम को क्या केवल किसी आम तक ही सीमित कर रखा है, किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित कर रखा है? ये सभी के लिए वो नियम है। आम और खास में जो मतभेद होता है, जो भेद होता है, उसको कौन मिटाएगा? आप नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा भाई? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, और आपसे जब कोई सवाल करेगा, पूछेगा, तो उस सवाल के जवाब में आप क्या उत्तर देंगे कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ? तो आपके पास अगर छुट्टी पर है तो क्या क्या योजना जो भी बनी है, जो नियम बना, क्या आपकी बिना जानकारी के बना? और अगर ये नियम है तो उसकी जानकारी है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं छुट्टी के आने के बाद भी उस पर जो भी कार्रवाई होगी करूंगा। या फिर ये जो अधिकारी हैं, ये नेताओं को खुश करने के लिए नियम भी बनाते हैं, और जब ये अधिकारी या नेता या उनके भी जो भी लोग हैं वो इस नियम को तोड़ते हैं तो फिर उस पर एक ही सीधा सा बयान आता है कि देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। अब ऐसे कार्रवाई का मतलब क्या है? ऐसे नियमों का क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल अखंड, मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से लगातार इस होर्डिंग और बैनर को लेकर लगातार जो विपक्ष है या कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं अयोध्या के, वो लगातार इस पर आवाज उठाते हुए नजर आए। जिस तरीके से बीते दिनों, लगभग अभी 4 से 5 दिनों पहले की बात है, जिस तरीके से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जितने भी होर्डिंग बैनर राम पथ पर लगाए गए थे वो उतारे गए थे। उतारने के साथ साथ नोटिस चस्पा की गई थी और बाकायदा बताया गया था कि अगर अब कोई इस पर रामपथ पर उसकी शोभा को बिगाड़ने का काम करता है, होर्डिंग बैनर लगाने का कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्या एक विशेष पार्टी के लिए ये नियम नहीं है? क्या जी अभी कोई विपक्ष का उस पे होर्डिंग और बैनर करता है, उसके प्रति मुकदमा भी दर्ज हो जाता और चलानी कार्यवाही भी की जाती, लेकिन क्या इतने भारी तादाद में निषाद राज चौराहे पे, अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पे पूरी चौराहा पटा पड़ा था कि अगर मैं बात करूं होटलों की या जो है दुकानों की, दुकानें नहीं दिखाई दे रही थी। इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर और पोस्टर लगाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए जो बीजेपी के छोटे से लेके बड़े लीडर जो है
कार्यकर्ता है वो नजर आए थे। तो क्या उनके लिए ये नियम नहीं है? बिल्कुल अपूर्व इतना वाजिब सवाल उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए कि अधिकारी और नेताओं के लिए या सत्ता पक्ष के लिए जुड़े हुए लोगों के लिए नियम अलग हैं और इस नियम का लाभ वो आराम से ले सकते हैं। वो नियम बनाए जाएंगे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साफ तौर पर अपूर्व बता रहे हैं कि अयोध्या में अयोध्या वासियों के लिए या उनके निवासियों के लिए अन्य राजनीतिक दलों के लिए अलग नियम है, लेकिन सत्ता पक्ष के जो लोग चाहे जो मनमर्जी हो वो करें, नियम तोड़ते रहे, इसी तरीके से बड़े बड़ी होर्डिंगों से पूरे शहर को पाट दे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल ये बहुत वाजिब सवाल है। अपूर्व इस सवाल को जरूर पूछिएगा और जब वो छुट्टी से लौट करके आए उसके वीडियो दिखाइएगा और पूछिएगा कि आज तो छुट्टी से वापस आ गए हैं, जरा इस पर क्या कार्रवाई आप करेंगे ये भी जरूर बताइए, क्योंकि नियम कोई कायदा या कानून किसी आम के लिए नहीं होता, ये खास लोगों के लिए भी होता है। आप नगर आयुक्त हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे नगर की, और अगर आपने कोई नियम बनाया या आपकी जानकारी में नियम बना, उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसके लिए जवाबदेह आप हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। जो भी हो आप उस पर बताइए, या कोई छूट है तो उसको बताइए कि हाँ किसी विशेष दिन के लिए एक दिन के लिए छूट मिली है, लेकिन आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मैं छुट्टी पर हूं, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अगर अधिकारी अपनी बात को रखने से परहेज करेगा, अपनी बात को बताने की जगह पर अपनी छुट्टी की बातें आगे प्रेषित करेगा, तो आखिरकार जवाब कैसे मिल पाएगा प्रदेश की जनता को? सबसे बड़ा सवाल यही है। पूरे इस सवाल को जरूर पूछिएगा और आखिरकार पूछिएगा कि आम और खास में क्या कोई अंतर नहीं है क्या? आम और खास में इतना बड़ा अंतर गैप बना दिया है कि आम लोग इसके लिए परेशान होंगे और खास लोगों से इसको छूट मिलेगी। और यही कई जगहों पर देखने को मिला है कि अधिकारी हो चाहे नेता हो, उनके लिए नियम कायदे कानून कुछ नहीं होते। सारे के सारे नियम और कायदे कानून केवल और केवल आम जनता के लिए होते हैं। खास लोग इनसे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अलग होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है किसी तरीके कानून टूटे चाहे कहीं नहीं टूटे। इस पर क्या किसी नेता का कोई बयान आया? पूरा आपने किसी नेता से पूछा, बीजेपी के बड़े नेता से वहां के? देखिए अभी तक किसी नेता से, क्योंकि कल प्रदेश अध्यक्ष का अयोध्या में स्वागत समारोह था। हर जगह अगर लखनऊ से अयोध्या तक की बात की जाए तो लगातार स्वागत करते हुए जो पदाधिकारी थे वो नजर आए थे, लेकिन उसके बीच उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं जो है सर शुक्ला, उनके द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। क्या ये कायदे कानून अब बीजेपी के जो संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं वो लागू नहीं करेंगे? इस प्रकार के लगातार जो पोस्ट हैं वो लगातार उन पर किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि नगर आयुक्त छुट्टी से कब लौटते हैं और इस पर कार्रवाई कब करते हैं। बिल्कुल अपूर्व, इस पर नजर बनाए रखिएगा और पूछिएगा जरूर, क्योंकि देखिए ये सही है, विपक्ष सवाल खड़े करे, आम जनता सवाल खड़े करे, सवाल है और उस सवाल का जवाब आपका देना ये उत्तरदायित्व है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर सवाल आया है आपके सामने तो उसका किस तरीके से आप जवाब देते हैं। अगर कोई कमी हुई है तो उसका किस तरीके से निदान किया जाएगा ये आपको जरूर बताना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व उस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए, जिस तरीके से लोग जानवर प्रेमी है, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में अखंड एक बड़ा संगीन एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि अखंड एक कुत्ते की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने एक आदमी को काट लिया। कलीमुल्ला नाम के व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। उस कलीमुल्ला जो व्यक्ति है उसने कुत्ते के साथ साथ उसके 12 पिल्लों को उसने मौत के घाट उतार दिया। एक एक करके उसने डंडे से मार के उसे मौत के घाट उतार दिया। हाथों से लेके वो चलता हुआ भी नजर आया। फिलहाल अखंड बता दें, इस पूरे मामले में जब जानकारी हिंदू संगठन को हुई, हिंदू संगठन ने तत्काल एक्टिव लिया और उन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के बाद में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल अखंड आपको बता दें कि उस वीडियो में साफ देखा जाता है किस तरीके से लगातार जो 12 जो पिल्ले थे उन लोगों को मार दिया गया। मारने का उसको फिलहाल जो वहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनके द्वारा उसको गाड़ा गया। लेकिन फिलहाल आपको पता है हिंदू संगठन के लोग और जो जानवर प्रेमी है, कहीं ना कहीं उन लोगों में रोष भी देखने को मिला। उन्होंने साफ किया है कि ऐसे जो हैवान किस्म के जो व्यक्ति जो जानवरों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, तो स्वाभाविक बात है अगर ये एक कुत्ते जैसे जानवर के साथ इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं तो बाकी जानवरों को वो किस तरीके से क्या करते होंगे। फिलहाल अखंड इस मामले में हिंदू संगठन की एक्टिव होने के बाद में पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया और जब तक जो आरोपी है फरार हो गया, फिलहाल पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया, विधिक कार्रवाई करके उसको भी जेल भेज दिया है। लेकिन उसकी भी एक सवाल ये है कि क्या इस तरीके से जो इस तरह की किसी को मारने के इन लोगों के पास कहाँ से ये सेंस आता है? क्यों है जानवरों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? अखंड सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। इसी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, उनके लिए बंदोबस्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं कि एक बच्ची की कल घटना आई थी कि किस तरीके से उस बच्ची का हाथ नोच ले जाते हैं, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, उसकी मौत हो जाती है। आज एक युवक को काट लेता है एक कुत्ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि क्या आप तो इंसान है, आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, आप इंसान है, आप समझ सकते हैं। आप भी अगर जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे, तो जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क रहेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपको लगा कि इस तरीके का गलत कृत्य किया गया, तो उन मासूम जो भी छोटे-छोटे से थे, जो अभी आए, जो भी कह सकते हैं आप। देखिए, डॉग लवर्स के लिए बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर के डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में भी उनके फैसले का विरोध जताया था। वहाँ जाकर के अपनी बात रखी थी। लेकिन क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? आपने इस तरीके की हरकत की, अगर आपके साथ इस तरीके की बात हुई, ऐसी घटना घटित हुई, तो आपको जो नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम में जाकर के कंप्लेन करनी चाहिए थी। जो भी वो एक्शन लेते, वो लेते। पर आपको किसने अधिकार दिया इस तरीके से बेजुबानों के साथ इस तरीके का जो ये कृत्य किया आपने, उनकी हत्या कर दी, दर्दनाक मौत दी, काटने की वजह से, तो ये किसने आपको दिया? पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है, डॉग जो लवर्स होते हैं उनके विरोध में, उस संगठन के विरोध में, लेकिन क्या आपको लगता है इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, इस तरीके की बर्बरता देखने को मिलती है, इस तरीके से बेजुबानों के ऊपर हमले होते हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। उनकी भी तो कहीं न कहीं सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉग लवर्स होते हैं, हर कोई व्यक्ति तो नहीं है, व्यक्ति भी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ऐसे मामलों में कानून बना हुआ है। लेकिन इस तरीके से बेजुबानों पर इस तरीके का कृत्य करना, उनके इस तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है, क्योंकि वो बेजुबान है और आप इंसान हैं और आपको समझ है कि किस तरीके का बिहेवियर आप करना चाहिए था। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जब विरोध हुआ, विरोध के बाद उस युवक को गिरफ्तार किया गया, तो क्या लगता है कि उसको बहुत ऐसी सजा मिलेगी जिससे कोई मैसेज जाए समाज में? बिल्कुल, अगर देखिए कार्रवाई की अगर बात करें तो सिंपली अगर बात की जाए 170 और 126 और 35 की कार्रवाई की गई है, जिसमें स्वाभाविक बात है कि नॉर्मली अगर कंडीशन पे बात की जाए तो न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने के बाद में वहां से सीधा जो है उनको जमानत मिल जाती है। कोई कठोर कार्रवाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ये है कि सबक सिखाने के लिए ये कह सकते हैं कि पुलिस ने जो है अपनी तरफ से एक कार्रवाई की है कि आगे से इस तरह की ऐसी चीजें ना किया, थोड़ा बहुत टॉर्चर भी किया होगा, हो सकता हो। लेकिन ये है कि डॉग लवर की बात की जाए या फिर हिंदू संगठन की बात की जाए, कहीं ना कि उनके एक्टिव होने के बाद में कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा तो की गई है। अखंड नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे जो ये निशंस कहते हैं ना, निर्मम, देखिए हत्यारे की ही इसको संज्ञा देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बेजुबान थे, उनके अंदर भी जान थी और उनके साथ इस तरीके का कृत्य करना, इस तरीके से उनको मौत की घाट उतारना अपने आप में बिल्कुल भी ये कहीं से भी जायज नहीं है। और ऐसे में कोई ना कोई सजा जरूर मिलनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि लोग इस तरीके से बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबको जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो बेजुबान है तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनको इस तरीके से मारा जाएगा, पीटा जाएगा। कई बार ऐसी जगह देखे जाते हैं कि जो लोग होते हैं वो उनके साथ किस तरीके का कृत्य करते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया है, लेकिन न्यायपालिका को भी ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर के ऐसे जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई का प्रावधान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये मैसेज नहीं जाएगा समाज में, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस तरीके के काम करने के लिए जो उनके मन में भय और डर होना चाहिए वो नहीं होगा, और इस तरीके के मामले लगातार एक के बाद एक बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। डॉग बाइट्स की लगातार खबरें आ रही है, एक नहीं कई जगहों से खबरें आ रही है। और मैंने भी अभी बताया कि कल ही हमारे साथी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से बच्ची का हाथ नोच करके शिकारी कुत्ता लेकर चला गया, जिसकी मौत हो गई अस्पताल के दौरान। और ये एक घटना नहीं है, कई घटनाएं लगातार हो रही है कि रात के वक्त जो कुत्तों के हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों का लगातार कुत्ते के काटने की बातें, डॉग बाइट्स की लगातार बातें सामने आ रही है। तो इसको लेकर के जरूरी एक्शन जो भी हो सकते हैं वो लीजिए, मगर इंसान को, व्यक्ति को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है कि इस तरीके से बेजुबानों की हत्या की जाए। फिलहाल जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैसे तमाम जानकारी के लिए। एसपी सिंह हमारे साथ सुल्तानपुर से बने हुए। एसपी, कौन सी बड़ी खबर है? सुल्तानपुर जनपद में अतिक्रमण को लेकर के नगर पालिका एकदम सख्त है और उप जिलाधिकारी, एडीएम प्रशासन, एडीएम राजस्व एवं वित्त, सभी लोग जो है जो अतिक्रमण को लेकर के, चाहे वो चौक हो, चाहे शाहगंज चौराहा हो, हर जगह अतिक्रमण को लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जगह निर्देश निकाले जा रहे हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से भी, और उसके बाद अगर जो नहीं मान रहे हैं तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, दंडात्मक जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये पहली खबर हो गई। दूसरी खबर, अतिक्रमण का जो अभियान चलाते हैं एसपी सिंह, इस तरीके की खबरें लगातार हम भी देखते हैं। वो ऐसा नहीं केवल सुल्तानपुर से, हरदोई, अयोध्या या फिर कहीं लखनऊ, कहीं से भी आती है। लेकिन उस अतिक्रमण के अभियान के तहत तो इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है कि अभियान चलाया गया, लेकिन उस अभियान का लाभ क्या है? उस अभियान से कोई लाभ होता है कि बस केवल दिखावे की कार्रवाई होती है, उनसे जुर्माना वसूल लिया गया, फिर से एक बार फिर से वहां पे अतिक्रमण हो गया। तो ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने से फायदा क्या है? आपको बताते चले सुल्तानपुर जनपद में जो चौक है, शाहगंज चौराहा है,
शाहगंज चौराहे से जो चौक के लिए जाता है रोड और लखनऊ वाले रोड पे मिलता है, वो 4 लाइन बनाया गया है। लेकिन स्थिति ये है कि अगर आप साइकिल से भी जाना चाहें या पैदल जाना चाहें तो जाम की समस्याएं इतना बरकरार रहती हैं। एक तो रोड पे दोनों तरफ बढ़ा के लोग दुकान खोले हुए हैं, और दूसरी बात, दुकान के सामने जो है मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर सब लगा देते हैं, और इधर ऑटो रिक्शे और बैटरी के रिक्शे जाते हैं। तो इस कंडीशन में सुल्तानपुर जनपद में 4 लाइन बनाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि चारों तरफ रोड पे सब जाम लगाए रहते हैं। चाहे आप ऐसे यही तो सवाल है ना कि आखिरकार जब आपको सब जानकारी है, वहां के अधिकारियों को जानकारी है, नगर पालिका को जानकारी है, वहां के प्रशासनिक अमले को जानकारी है, तो अतिक्रमण अभियान चलाने का लाभ क्या है कि इस तरीके से अतिक्रमण फिर से हो जाए? अतिक्रमण से वसूला आपने, जुर्माना वसूला, बिल्कुल अतिक्रमण हटा दिया, जुर्माना वसूल लिया, लेकिन ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि जिससे इससे समस्या का समाधान परमानेंट हो सके? कोई भी कार्य योजना बनाई जाती है तो इसलिए बनाई जाती है कि उसका लाभ वहां के निवासियों को मिल सके, या फिर केवल दिखावे की कार्रवाई है, जुर्माना वसूलना आपका काम रह गया है? और भाजपा के जो है विधायक इसमें विनोद सिंह हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर इस पे शासन अगर नहीं सख्त होता है, डीएम साहब अगर इस पे कार्रवाई नहीं करते, एसपी साहब, तो हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। 10,000 बच्चों को लेकर के कार्रवाई करना, देखिए वही ना कि कार्रवाई का कुछ रिजल्ट है कि बस कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, दिखावे वाली कार्रवाई, उस कार्रवाई की कुछ रिजल्ट है कि बस कार्रवाई करेंगे? उस कार्रवाई से क्या मतलब है? और दूसरा, आज हम सेवा योजन कार्यालय सुल्तानपुर में उपस्थित हैं। ये सुल्तानपुर जनपद में आपके अयोध्या मंडल में सबसे पहले नंबर पे आता रहता है। यहाँ जो है मेला, जो रोजगार मेले लगते हैं, जो फार्म की स्थिति है, सब एक क्लास पे चलती रहती है। यहाँ आज उपस्थित सहायक सेवा योजन अधिकारी हैं, उनसे आपसे बात करवाते हैं। जनपद सुल्तानपुर में जिला संयोजन कार्यालय में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चे हमारे वेबसाइट रोजगार संगम पे पंजीकरण करके उनको एक यूनिक उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी दी जाती है, जिसके बेसिस पे वो हमारे मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस आईडी का फायदा ये है कि हम बच्चों से किए गए कमिटमेंट को ट्रैक कर पाते हैं कंपनियों द्वारा, उनकी शिकायतों को सुन के कंपनी तक पहुंचा पाते हैं, उन पे एक्शन ले पाते हैं। साथ साथ हमारे वेबसाइट पे पंजीकरण कराने के बाद बच्चे जो आउटसोर्सिंग की नियुक्तियां हैं उसमें भी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी रोजगार के इच्छुक बच्चे हों वो हमारे रोजगार संगम .up.gov.in पे पंजीकरण करा के रोजगार मेले में प्रतिभाग करें ताकि अपने वो भविष्य को संवार सकें। एक्चुअली कितने नंबर अभी तक, कितने जो लोग हैं, जितने जो बच्चे हैं, उन्होंने कितनी संख्या में आप तक आवेदन दिए हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल पाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और लोग जानना भी चाहेंगे कि देखिए बहुत सारे लोग समझते तो हैं कि इस तरीके से जगह पे आके रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन उनको लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता? कितने लोगों को इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जानना भी चाहते हैं। सब क्या है पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं? सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन सुल्तानपुर में जैसा आपने बताया तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हो और उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाया हो? क्योंकि देखिए ये संख्या भी जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग इस तरीके पे सवाल खड़े करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन हमको रोजगार नहीं मिला। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सुल्तानपुर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर आकर के रजिस्ट्रेशन कराया और उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाया? देखिए, रोजगार का व्यवस्था ये होती है कि हमारे कार्यालय द्वारा कंपनियों को समय समय पर बुलाया जाता है मेले में। कंपनियां अपने सैलरी और पर्क्स और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से बच्चों को शॉर्टलिस्ट करती हैं। अब फिर बच्चे और कंपनियों के आपस की ये बात है कि भाई जो सैलरी या जिस पैकेज पे कंपनी हायर करना चाह रही है, बच्चे उस पर जाना चाहें कि नहीं, और बच्चे स्वतंत्र है वहां जाने के लिए या ना जाएं। हमारे यहाँ से कई बच्चे भाई मुंद्रा कंपनी में, फिर टाटा मोटर्स में भी गए हैं, फिर यहाँ कीर्ति कुंज में मारुति का जो अपना शोरूम है वहां भी कई बच्चे हमारे यहाँ से नियुक्त हुए हैं, जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से जानकारी दी है आपने और बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया
तो उनके पास एक खुला प्लेटफॉर्म है कि वो अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि वो वहां पर कार्य कर सकते हैं और उनको उचित उसका कहीं ना कहीं उनको सैलरी मिल रही है तो आराम से कर सकते हैं। और बहुत प्रभावी है ये पहल, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो आप अपने सेवा योजन पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कंपनियों के आप कांटेक्ट में आएंगे और अपनी बात को रख सकेंगे और आपको कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो मिलना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इससे हेल्पफुल होगा। और ये साफ तौर पर इसमें दिखाता भी है, दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और आपने जिस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी दी है तमाम लोगों का इससे लाभ होगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन तो कराया जाता है लेकिन कई बार लगता है उनको कि शायद जो उचित अवसर है या उनको कहीं ना कहीं नौकरी की बात है उसमें लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत सरलता के साथ इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप इस माध्यम से अपनी नौकरी को न सिर्फ चुन सकते हैं बल्कि अपने पैकेज के भी आप बात डायरेक्ट कंपनी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एसपी इस तमाम जानकारी के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है और तमाम बिजली उपभोक्ताओं के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से मीटर के रेट को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि मीटर के रेट उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, 6,000 रुपए करीब मीटर की रेट तय किए गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 1 मीटर अब 2800 रुपए में लगेगा, ये दाम तय कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 3 फेज आप मीटर लेते हैं तो करीब करीब 4100 के करीब आपको अब इसके लिए देना होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं जो मीटर संबंधित जिनकी शिकायतें थी, जिनको लगता था कि बहुत ऊंचे दाम में मीटर के लिए लिए जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं एक राहत है। और अब अगर ये मीटर लगाना चाहते हैं तो 2800 रुपए में ये मीटर लग जाएगा। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।